नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर जो है आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि बाजार में इस वक्त अगर आपको किसी स्टॉक में खरीदारी करनी हो या निवेश की रणनीति बनानी हो तो आपके लिए क्या सही फैसला हो सकता है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन आप कैसे अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं ये आपको बता देते हैं। योर स्टॉक में एक नंबर है जहाँ पर अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए आप भेज सकते हैं। आप चाहे तो इसी नंबर पर एसएमएस के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9167329108। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं तो अपने सवाल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और साथ ही एक्स पर भी आप भेज सकते हैं। अब यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं इस वक्त, कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए ताकि आपके सवालों को शो में शामिल हम कर पाएँ। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। और योर स्टॉक में दर्शकों के सवालों को तो हम शामिल करेंगे, लेकिन चलिए बाजार की चाल पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और आपसे जानते हैं कि बाजार की चाल और आज की शुरुआत आपको कैसी लग रही है। तो लगातार दूसरा दिन जहां पर हम आज देख रहे हैं कि दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल भी अगर आप देखें तो काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान है 24,150 के ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं लगभग 15 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देखिए 120 अंकों की लगभग कमजोरी के साथ यहाँ पर 1/4% की कमजोरी यहाँ पर दिखा रहा है बैंक निफ्टी भी। सेंसेक्स भी लगभग सपाट है, लाल निशान में, तो कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं, दायरे में घूम रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें फिलहाल 1639 एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस 817 हैं और काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस स्टॉक्स हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर तेज़ी की ओर अब अपना रुख बनाए हुए हैं। लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम इनमें तेज़ी ही देख रहे हैं। अगर आप BEL देखें, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच, मस्काउ टॉक, हिंदुस्तान एरो, इन सब में हम देख रहे हैं लगभग 2 से 4% तक की तेज़ी के साथ इन काउंटर्स में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू स्पेसिफिक आज बज़ में है ओला इलेक्ट्रिक, जहां पर हम देख रहे हैं कि कीमतें IPO प्राइस के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गौरांग, आपके पास आऊंगी मैं क्योंकि काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक बाजार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन हमें दिखाई दे रहा है ज़्यादा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में जो है दायरे में ही घूम रहा है बाजार, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको, प्रशांत भाई को और 18 हाउस स्वदेश के सभी दर्शकों को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। माफ कीजिएगा। देखिए, पिछले हफ्ते शुक्रवार को जिस प्रकार के हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, थोड़ा बहुत बेहतर रुझान हमें सोमवार को भी देखने मिला, हालांकि उतार चढ़ाव दोनों तरफ थे। कल और आज, खास करके आज में जो दायरा बंद कारोबार हम करीबन सुबह के 1.5 घंटे के आसपास का, 1.5-2 घंटे का जो समय हुआ है, तो एक दायरे बंद कारोबार। इस हफ्ते सोमवार को जब हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम के द्वारा बाजार का ब्यौरा जो इस हफ्ते का रखा था, तो हमने यही कहा था कि एक दायरा बंद कारोबार हो पहले तो वो अनिवार्य है, और उसके लिए इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भले बाजार ऊपर था शुक्रवार को सोमवार को, लेकिन शुक्रवार, सोमवार और कल 15.5 या 16 के पार था इंडिया विक्स। अब इसको नीचे आना जरूरी है जिससे उठापटक वोलेटिलिटी कम हो जाए। रिकवरी में एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है पिछले 3-4 दिनों में, और थोड़ा बहुत सीमित दायरा में बाजार कामकाज करेगा, ये हमारा अनुमान है। लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्र के आधार पर और कंपनियों के आधार पर मेरे ख्याल से ज्यादा आपको हरकत होती हुई नजर आएगी। और पिछले 1.5 महीने में जिस तरीके से बिकवाली हमने देखी है, और उस समय पर जो ज्यादातर बिकवाली के चपेट में क्षेत्र और शहर आए थे, वहां पर रुझान पहले ऊपर की तरफ आने का हमारा आकलन है। उदाहरण के तौर पर बैंकिंग स्टॉक, सरकारी कंपनियां हो गई, आपने रक्षा क्षेत्र कंपनी की बात करी, रेलवेज, कुछ हद तक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हरकत में आ सकती है, और फार्मा और IT, ये मेरे ख्याल से प्राथमिकता वाले। फार्मा और IT इसलिए कविता, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत दायरे बंद कारोबार होता है तो लोग यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं और यहाँ पर हरकत आती है। और निवेश लायक रणनीति अगर आपको बनानी हो तो वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ रक्षा क्षेत्र है, रेलवे क्षेत्र है, ऑटो क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है। कल हमने 2 बेहतरीन
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्चेस देखे महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से चेन्नई में, और आने वाले समय में लगता है ऑटो क्षेत्र भी अच्छा करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर, कविता, हमें लग रहा है कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है, हालांकि थोड़ा हाई बीटा है, लेकिन ये भी बेहतर रुझान लेके आएगा, ऐसा हमारा अनुमान और आकलन है। और अगले हफ्ते 6 तारीख को मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी होगी, जिसको लेकर के भी बाजार की नजरें जो हैं वहां पर गड़ी होगी। तो ये है विस्तृत नज़रिया फिलहाल बाजार को और आने वाले इवेंट्स पर भी साफ तौर पर गौरांग जी ने राय दी। बढ़ते हैं आगे, अपने पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद गुजरात से हैं। अविंद्र जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। सबसे पहले थैंक्स, आप मुझे शामिल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास ऑरबिंदो शेयर्स हैं 1516 रुपए के रेट पे जी, और बहुत बुरी तरह से नीचे आया हुआ शेयर है, तो मैं क्या करूं? मैं इसमें बना रहूं या एवरेज आउट करूं? आपने 1500 के आसपास खरीदारी की है ना? 1516। ठीक है, ठीक है। तो ऑरबिंदो फार्मा, इनकी खरीदारी 1516 की है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यह स्टॉक 1250 के करीब ट्रेड करता हुआ एक बड़ा ही सपाट जो है वो कारोबार हमने देखा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। एक चीज़ और अविंद्र आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नज़रिया आप लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास 1 साल का टाइम है। मेरी कैपिटल लेवल तो ब्लॉक हो गई है, बट आई कैन रिमेन देयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरांग सर, 1 साल का नज़रिया है, 1516 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है ऑरबिंदो फार्मा में। बताइए क्या राय होगी? देखिए, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना प्रशांत भाई के ऑरबिंदो फार्मा पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 1500 के पार पर ऑरबिंदो फार्मा अच्छा लग रहा था, तो 1230-35 के आसपास 300 रुपए नीचे आपको ये थोड़ा बहुत और अच्छा लगना चाहिए। ये मेरी विचारधारा है, और आप छोटी मध्यम अवधि की बात नहीं कर रहे, आप साल भर की बात कर रहे हैं। और अगर आप वो समय सीमा साल भर से थोड़ी और बढ़ा देते हैं, तो वो काफी अनिवार्य होगा आपके निवेश के लिए। तो पहले तो बने रहे। 28 संख्या इनके पास शेयरों की है। मैं इनको एक नम्र विनती करूंगा कि आप हो सके तो 28 शेयर या फिर उससे थोड़े बहुत ज्यादा, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो यहाँ पर जोड़े। इससे क्या होगा कि आपके जो ऊपरी स्तर का जो खरीद है वो नीचे आकर के, और थोड़ा बहुत अगर 50 शेयर भी खरीद लेंगे आप, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, तो आपका वो 1500 के पार का स्तर काफी नीचे आकर के खड़ा हो जाएगा। और फिर अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो 2 बातें होगी। एक तो शेयर और बढ़ाए आपने निवेश, तो आपका खरीद का स्तर नीचे आ गया, और दूसरा आपके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे ये होगा कि आपको एक मुनाफे वाली बाहर निकलने का आपको मौका मिलेगा, बशर्ते कि आप थोड़ा बहुत समय बढ़ा दे। 12 महीने यानी कि 1 साल से 1.5 साल कर दे, या उससे ज्यादा अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो। और दूसरा, कम से कम 25 या 50 शेयर, हो सके तो 50 शेयर इस स्तर पर और जोड़ ले आप। जी गौरंग जी, तो ये थी राय ऑरोबिंदो पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सरोज जुड़ चुके हैं। सरोज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात, और गौरांग सर को मेरा प्रणाम एंड सुप्रभात, शुभ दिन इनको। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और इनके सुझाए हुए सवालों पर मैं हमेशा इन्वेस्ट करता रहता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल जी, बताइए कौन से स्टॉक पे आज का आपका सवाल? मैंने 2 सवाल भेजा था सर, एक अदानी पोर्ट्स और एक वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लिमिटेड। जी, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपकी खरीदारी की बाइंग प्राइस क्या है? वेस्ट कोस्ट हमारे शायद लिस्ट में नहीं है, अडानी पोर्ट पर हम बता सकते हैं, इसका बताइए आप। अच्छा, 1458 रुपया, 1458। ठीक है, 1458, ठीक है। और आप कितने समय तक रख सकते हैं आपने बताया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है। तो गौरांग जी, आपने इनका सवाल सुन लिया होगा। 1480 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा 20% कुछ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब बताइए, गिरने के बाद यहाँ पे क्या थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है? वंश, मेरे ख्याल से गिरने का कारण तो हम सबको पता है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और खबरें आ रही।
अब पहले तो अडानी पोर्ट्स पर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं तिवारी जी से कि कवरेज में नहीं, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा तिवारी जी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत सहायता या मदद हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए मैं अडानी पोर्ट्स जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र पर मैं टिप्पणी करूंगा। तो अपने आप में ये कंपनी पोर्ट्स लॉजिस्टिक और कंटेनर हैंडलिंग करती है, बंदरगाह पर कामकाज करती है। और मेरे ख्याल से अभी कुछ महीने पहले इन्होंने दक्षिण भारत में एक नए पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी का उद्घाटन किया था। बाकी जितने भी पोर्ट्स में यह कामकाज करते हैं हमारे भारतवर्ष में, वहां पर इनका कामकाज काफी बड़ा है। एक तर्क मैं ये लगा रहा हूं कि अगर आप ये विचारधारा रखते हैं कि आगे जाकर के भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, और सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है कि भारत को एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनेगा, तो अनिवार्य है कि पोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो कि पोर्ट कंटेनर हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स से कामकाज करती है उस पर आपको ध्यान देना होगा। अडानी समूह में काफी सारी कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है, और मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। मैं ये खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दूंगा। तिवारी जी क्षमा चाहता हूं फिर से, लेकिन एक सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट वाली ये कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अब दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से कुछ आरोप लगाए गए हैं और जिस प्रकार से आज प्रातःकाल स्पष्टीकरण आया है अडानी ग्रुप की समूह की कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है उनके तरफ से, तो शायद छोटी मध्यम अवधि में समाचार पर निर्भर करेगा किस प्रकार के आपको उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी पोर्ट्स। ये विशेष राय नहीं, ये केवल कंपनी की बैलेंस शीट और सेक्टर के बाद वेस्ट कोस्ट पे जहां पर आपका निवेश है तिवारी जी, मेरी नम्र विनती है कि ऐसे सब कंपनियों में निवेश करने से आपको 2 बार पहले सोचना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो ये ज्यादा अनिवार्य होगा। देखिए, अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए, भले आपको कम शेयर मिलेंगे, लेकिन अच्छी और सक्षम कंपनियों में निवेश करें। काफ़ी विस्तार से यहाँ पर आपने समझाइश दी है। इस बीच हमारे साथ आशु फरीदाबाद से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार। चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर अब ये फैसला शायद नहीं ले पा रहे होंगे। जिस तरह से हमने आज मूवमेंट देखी है स्टॉक में, गौरांग क्या कहेंगे? 110 की इनकी खरीद है और ज़बरदस्त घाटा। बातचीत हो पाए आशु से तो अच्छा हो, लेकिन बात नहीं हो पा रही। क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी गौरांग? अभी कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे ख्याल से आपने ही कविता जी टिप्पणी करी थी कि आज आईपीओ के ऊपर आया है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। मेरे ख्याल से 76 के आसपास का आईपीओ था और फिर लिस्टिंग हुई। लोगों ने ये नहीं सोचा कि बुनियादी तर्क के आधार पर इस कंपनी की बैलेंस शीट में एक बड़ी दिक्कत, जो घाटा है बैलेंस शीट में 1500 करोड़ का, वो है। दूसरी बात, जो 15 अगस्त को इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करी, वो अगले साल दिवाली तक आपको हाथ में आती हुई नजर आएगी, डिलीवरीज हो जाएगी शुरू। उसके बीच में काफी सारी प्रतिस्पर्धा होगी। जिगा को लेकर के आज कुछ घोषणा हुई है और एक नए मॉडल के जो दाम है उसको लेकर के आज थोड़ा बहुत उत्साह देखने मिल रहा है। तो पहले तो डिस्क्लोजर दे देंगे कविता के आईपीओ के समय पर लंबी अवधि के लिए ओला इलेक्ट्रिक में हमारी निवेश की राय थी, लेकिन ये राय हमने लंबी अवधि के लिए दी थी, बुनियादी कम से कम 1.5-2 साल की, क्योंकि इतना समय लगेगा बैलेंस शीट में थोड़ी बहुत परिस्थिति बेहतर होने के लिए, और जो घाटा है उसको किस प्रकार से कम करती है कंपनी। एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो उपभोक्ता है वो बहुत ही नाखुश है, नाराज है इस कंपनी से, क्योंकि बहुत सारे सर्विस रिलेटेड इश्यूज है और इनके जो सर्विस सेंटर है वहां पर लोगों को तकनीकी जानकारी कम है, जिसकी बात मैनेजमेंट ने करी थी और वहां पर सही कदम उठा करके वो दूर करने की भी बात की है। तो अगर आपका निवेश 1.5-2 साल या 2.5 साल का है तो आप बने रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए। नाराजगी कहें या आशु जैसे शेयर होल्डर्स की नाराजगी कहें, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नाराजगी यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने लिए शामिल कर ली है और जमा कर ली है गौरांग। लेकिन इस बीच एक इन हाउस रिसर्च भी हम पेश करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है और इसके जो कारण है विस्तार से हमारे सहयोगी शरद दुबे समझा रहे हैं। शरद, बताइए।
ओला इलेक्ट्रिक जो है फोकस में रहने वाला स्टॉक जो है उनके आईपीओ प्राइस से ज़्यादा जो है आज प्राइस आ गया है। नवंबर 21 की बात करें तो वहाँ से स्टॉक 15% भागा है और पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं ओला के लिए, इस पे नज़र रखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया है अपनी गिग इकोनॉमी को लेके ईवी के जो है 2 व्हीलर्स को, इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 39,000 ऑनवर्ड से जो है प्राइसिंग शुरू हो रहा है। रिजर्वेशन शुरू हो गए और डिलीवरी अप्रैल अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने पावर पॉड भी इंट्रोड्यूस किया है। 9,999 रुपये का एक टाइप से पोर्टेबल इन्वर्टर है घरों के यूज़ के लिए भी। लेकिन प्राइसेस क्या है ये बताते हैं। गिग जो है 39,999 से शुरू हो रहा है। S1Z ये जो नई लॉन्च है ये 59,999 रुपीज़ से लॉन्च होगा। इसके अलावा भी इनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है पर वो हायर साइड में है, जैसे कि S1X, S1 Air और S1 Pro। अब बात करते हैं कंपटीशन कैसा है। अब याद रखिए गिग इकोनॉमी का सबसे सस्ता व्हीकल जो ईवी का इन्होंने निकाला है यूलू, काइनेटिक ग्रीन और ओकिनावा। इनके भी प्राइसिंग देखें तो ये जो है 59,999 से ऊपर के प्राइसिंग में है। इसके अलावा ऑफकोर्स कंपनी जो है हाल ही में अपनी कंप्लेंट्स को भी रिजॉल्व किए हैं और ओवरऑल जो है रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अपने लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ले ऑफ किया रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट शेयर है कंपनी ने रीगेन कर लिया है अक्टूबर के महीने में। अब इनका मार्केट शेयर 31% का है। इसके 2 कारण हैं, फेस्टिव सीजन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और जो डिलीवरी मेट्रिक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी के जो मार्केट आप बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है तो वो लगभग 26 से लेकर 12% तक अलग अलग रेंज पे जो है मूव करते हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस का भी बुलिश नज़रिया देखने मिला है। रिसेंटली जो है सिटी ने इनिशिएट बाई किया है और जो टारगेट प्राइस रखा है 90 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और बाकी भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी लंबे अवधि के लिए जो है टारगेट प्राइस भी दिया है। 137 गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और HSBC ने 110 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो ये अहम पूरी जो गाथा है ओला इलेक्ट्रिक की है। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए हमारे साथ अब ऑप्शन के चैंपियन में जोड़ते हैं स्नेहा सेठ को एंजल वन से। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग। अब बताइए इस बाजार में ऑप्शन की रणनीति आपकी तरफ से क्या होगी? इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो रिलायंस के काउंटर में थोड़ी सी हमने काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी रिसेंटली और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है। बट मुझे लगता है यहाँ पर हम ऑप्शंस के थ्रू जो एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जो ये अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे दिसंबर सीरीज की जो 1300 की कॉल है वो बाय किया जाए और 1350 की कॉल है वो सेल करना है। इसका जो कंबाइंड प्रीमियम रहेगा दैट विल बी अराउंड 20 और स्टॉप लॉस इसमें 9 का रहेगा, टारगेट 47 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस मेंशन मैक्सिमम लॉसेस जो इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5,500 और प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी अराउंड 13,500। पर स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बता दें। स्टॉप लॉस 5,500 का स्टॉप लॉस 5,500 का लॉसेस रहेगा एज पर दी स्टॉप लॉस ऑफ 9। सो यहाँ पे 20 रुपए के कंबाइंड प्रीमियम में बाय करना है और कंबाइंड प्रीमियम का ही जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी अराउंड 9 और जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 47। स्टॉप लॉस के हिसाब से लॉसेस विल बी 5,500 और प्रॉफिट पोटेंशियल 13,500। ये थोड़ा हम ठीक करेंगे। 5,500 जो है वो यहाँ पर लॉस की बात की गई है। लेवल्स का खास तौर पे ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको 1300 की कॉल खरीदनी है और 1350 की कॉल बेचनी है। इस तरह की रणनीति रखी गई है। स्टॉप लॉसेस और टारगेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रभाकर हमारे एक दर्शक हैं मुंबई से और इन्होंने नैल्को पे जो है वो सवाल जानना चाहे। प्रभाकर आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं क्या? प्रभाकर आवाज आ रही है आपको? प्रभाकर आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी। पूछिए क्या किन स्टॉक को आपने खरीदा है? मैंने नाल्को खरीदा है 230 के भाव पे। ठीक है। और टाटा पावर खरीदा है 450 2000 शेयर। टाटा पावर किस भाव पे लिया आपने? 450। ओके, नजरिया बताइए कितना समय दे सकते हैं? सर अभी 6 महीने तो हुआ है और भाव आने तक रुकूंगा मैं, ऐसा है मेरा। ठीक है। अक्षय भागवत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाटा पावर और नैल्को
नेल्को इन्होंने 230 के स्तर पे ख़रीदा है और टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने 450 के आसपास की खरीदारी इनकी है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी को गुड मॉर्निंग। तो पहले आपने नेल्को के बारे में पूछा, तो नेल्को एक बहुत ही बढ़िया बुल रन रहा है। नेल्को में जब भी सारे स्टॉक्स 25% टॉप से टूटे हैं, नेल्को एक स्टॉक है जो बहुत ही रेजिलियंट रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है प्राइसेस में। पर अगर यहाँ पे आप 246 के रेट में शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो थोड़ा सा चांसेस है स्टॉक साइडवेज जा सकता है, हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर ये शॉर्ट टर्म का व्यू है, सपोर्ट एरिया है करीबन 225 से 230। अगर आप ये ट्रेड में कम से कम 6 महीने का समय देके होल्ड करें तो लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। तो जब तक स्टॉक 210 के ऊपर है कोई भी दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चलना है। कुल मिला के 6 मंथ प्लस का अगर मुझे टारगेट प्रोजेक्शन करना है तो करीबन 280 से 290 का होगा, तो होल्ड करने की राय रहेगी नेल्को में। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर बहुत ही एक अहम सपोर्ट से रिकवरी कर रहा है। अगर आप स्टॉक का गए 5 से 6 महीने का एक्शन देखें तो एक चीज बहुत ही उभर के आती है कि बार बार स्टॉक में 390 और 400 के स्तर से बाइंग का डिमांड देखने को मिलता है। इस बार भी हमने सिमिलर पैटर्न देखा है और जब भी ये 390-400 से उछला है तो मिनिमम 70 से 80 रुपए तो उछला ही है। तो आपको होल्ड करना है, नई बाइंग करनी है तो भी बाय कर सकते हैं। 370 का स्टॉप लॉस बनेगा और स्टॉक रिकवर होगा तो यहाँ से आपका 6 महीने का टारगेट 470 से 480 का बनेगा। बिल्कुल, टाटा पावर पे टारगेट देखें तो ऊपर 470 से 480 तक जा सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस यहाँ पे 370 का दे दिया गया है, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। नेल्को की भी बात करें तो यहाँ पे भी टारगेट ऊपर की तरफ 280 290 का रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी हम जुड़ जाते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, मैंने इरकॉन लिया है, मेरी एवरेज करके 218 पे पड़ा है, मेरे को 900 शेयर है मेरे पास जी। आप बोले उतने समय में रुक सकता हूँ, लेकिन अगर रखने लायक है तो, नहीं तो आप बोले तो मैं सेल कर दूँ। ठीक है, तो मतलब आप लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म सर, आप जितना बोलो उतना टाइम में रख सकता हूँ, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट पूरा डूबने को नहीं होना, बस यही भावना है। बिल्कुल, ये तो सबके ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। एयरकॉन पर इनकी खरीदारी है 218 के भाव से, हालांकि स्टॉक उसके ही आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस साल स्टॉक ने अगर ऊपरी स्तर से देखें तो वहाँ से कुछ 50% गिर चुका था, यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। इनकी बाइंग प्राइस भी एकदम ऊपर की नहीं, आसपास की है, तो वैसे तो काफ़ी गिरने के बाद खरीदा है। यहाँ से कितनी रिकवरी नज़र आ सकती है, लॉन्ग टर्म तक रुक सकते हैं ये? गौरंग जी। जी अंश, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र महाराज जी को एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि नरेंद्र जी, जब आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो इतना ध्यान बिल्कुल रखें कि शेयर बाजार में निवेश जो होता है वो सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहली बात। दूसरी बात, शेयर बाजार में कोई प्रकार की गारंटी होती नहीं है कि आपका जो निवेश है वो घटेगा नहीं, या फिर आपको नुकसान नहीं होगा, या फिर आपको 100% मुनाफा ही मिलेगा। इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपको घबराहट होती है, भय लग रहा है, तो पहले तो आप आत्मचिंतन कर लीजिए कि पहले आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है, और फिर ये सोचिए कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, और उसके आधार पर आप निवेश कीजिए और फिर मुनाफे का आप अनुमान लगा सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं। अब आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। तो देखिए, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, और अभी जब प्रोग्राम की शुरुआत में मेरे ख्याल से बात हो रही थी तो मैंने एक बात बताई थी कि आपको रक्षा क्षेत्र और रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना है तो आपका नजरिया 3 से 5 साल होना चाहिए, क्योंकि इतना समय लगेगा इन कंपनियों को, जो कि भारतीय रेल और भारतीय रक्षा से जुड़ी हुई है, उनको प्रदर्शन बेहतर लाने के लिए, नतीजों में सुधार लाने के लिए, और फिर उसका रुझान शेयर के दाम में आने के लिए। तो हमें तो रेलवे क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र अच्छा लगता है। मैं इरकॉन इंटरनेशनल पर स्पेसिफिक टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, ये दोनों क्षेत्र काफी अच्छे हैं। लेकिन फिर से आप ये निर्णय कीजिए कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, और शेयर बाजार में कोई गारंटी नाम की चीज नहीं होती।
गौरांग जी, लेकिन अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा, अगर आप लेवल्स बता सकते हैं एयरकॉन पे 50% इस साल के हाई से गिर चुका है, नीचे से थोड़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी है, जहां पर इनकी खरीदारी है उसके ही थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो लेवल्स अगर आप देखें तो 160 160 ये एक बहुत ही अहम लेवल रहेगा। लेवल्स को फॉलो करना है। जब तक 160 संभलता है कोई भी डर नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़े फ्लक्चुएशन जरूर हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रेल और डिफेंस के जो स्टॉक्स है रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं करंट रेट से, और रिकवरी भी बहुत सारों में दिखी है। तो यहाँ से अगर रिकवरी करती है तो 255 से 280 ये दो टारगेट एरिया बनेंगे। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं गौरांग जी से बहुत सहमत हूं कि शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं रहता है। गलत पड़ गए तो तुरंत आपको एग्जिट लेके दूसरे स्टॉक्स में निवेश करना है जहां पे प्रॉफिट पोटेंशियल बने। एक ही स्टॉक से आपको मैरी नहीं करना है। तो 150 का स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा। यहाँ से रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ और 280 के टारगेट के लिए बने रहने की मैं राय दूंगा। लेवल्स आपको दे दिए गए हैं एयरकॉन पे।